दुनिया जहान में इस हफ्ते समुद्री शैवाल यानी सरगैसम से आखिर निपटा कैसे जाए। स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। वो 1492 का साल था। अटलांटिक महासागर में क्रिस्टोफर कोलंबस के समुद्री अभियान के सामने अचानक एक ऐसी मुसीबत आ खड़ी हुई थी जिसकी उन खोजकर्ताओं ने अपेक्षा तक नहीं की थी। उनकी नौका के सामने कई मीलों तक घना समुद्री शैवाल फैला हुआ था और नाविकों को चिंता थी कि उनका जहाज इसमें फंसकर डूब जाएगा। अब 500 साल बाद लाखों टनों का वही समुद्री शैवाल, जिसे सरगैसम कहा जाता है, एक बार फिर से दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर आ खड़ा हुआ है। रिकॉर्ड मात्रा में ये समुद्री शैवाल यानी कि सरगैसम कैरेबियाई द्वीपों और अमेरिका में फ्लोरिडा के तट पर पहुंच रहा है, जिससे वहां के निवासियों के स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था को खतरा पैदा हो रहा है। तो इस हफ्ते दुनिया जहान में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि समुद्री शैवाल यानी सरगैसम से कैसे निपटा जाए। पार्ट 1, विशाल शैवाल। हमारे पहले एक्सपर्ट हैं चोना मिन हू, जो फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में समुद्र विज्ञान के प्रोफेसर हैं और 20 सालों से सरगैसम का अध्ययन कर रहे हैं। वो कहते हैं ये शैवाल काई की तरह होता है जो पानी में पलता है और फिर फैलता है। It's mostly found in the Sargasso Sea. That is a part. ये ज्यादातर सरगैसो समुद्र में पाया जाता है जो उत्तर अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। इस शैवाल पर ही सरगैसो समुद्र का नाम भी पड़ा है। सरगैसम के बीज नहीं होते, लेकिन छोटी टहनियां होती हैं जो बढ़ती जाती हैं और धीरे धीरे उनकी चादर बनती जाती है जो समुद्र की सतह पर फैल जाती है। समुद्र की सतह पर तैरने वाले सरगैसम की चादर जब टूटती है तो इसका मलबा बिखरकर समुद्री तट पर पहुंच जाता है। चॉन मिन हू कहते हैं इस शैवाल के पत्ते काफी बड़े होते हैं जो हल्के पीले या फिर भूरे रंग के होते हैं। मगर वो सरगैसम का अध्ययन कैसे करते हैं? Sargassum has a very different color shade than. सरगैसम का रंग समुद्र के पानी के रंग से बिल्कुल अलग होता है और अंतरिक्ष में पृथ्वी के गिर्द चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट के जरिए हम पूरे अटलांटिक महासागर पर नजर रखते हैं और हर दिन अटलांटिक महासागर की तस्वीरें ली जाती हैं, जिससे हम वहां मौजूद सरगैसम पर नजर रख सकते हैं। अगर वहां सरगैसम बहुत छोटी मात्रा में हो तब भी उसका पता लग जाता है। हम टेक्नोलॉजी के जरिए पता लगा सकते हैं कि किस जगह पर कितना सरगैसम मौजूद है। ये डाटा इकट्ठा करके हम इसका प्रति माह औसत निकाल लेते हैं। 2011 में सरगैसम की मात्रा में भारी वृद्धि देखी गई, जिसे ग्रेट सरगैसम ब्लूम कहा गया। We discovered this recurrent Sargassum belt. हमने पाया कि पश्चिमी अफ्रीका से मैक्सिको तक सरगैसम की पट्टी फैली है। 2011 से हर साल गर्मी के मौसम में ये हो रहा है। या तो सरगैसम की ये पट्टी अखंड होती है या कुछ जगहों पर सरगैसम के विशाल चादर के टुकड़े बनते दिखते हैं। ये नई बात है क्योंकि इससे पहले सरगैसम केवल सरगैसो समुद्र में पाया जाता था। अब वो अटलांटिक के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाने लगा है। 2011 के बाद से सरगैसम शैवाल नई जगहों पर क्यों पनपने लगा है, इसका पता अभी नहीं लग पाया है। चॉन मिन हू के अनुसार इसकी एक वजह है कि 2010 के दौरान मौसम में कुछ बदलाव आए थे। पश्चिम से पूर्व की ओर तेज हवा और समुद्री जल की तेज धारा बह रही थी। इस तेज हवा और पानी के तेज बहाव ने सरगैसम को अटलांटिक के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की ओर ठेल दिया। 2011 में इस शैवाल को पर्याप्त मात्रा में सूर्य की गर्मी और पोषण मिला, जिससे वो तेजी से फल फूलने लगा। संभवतः ये एक वजह हो सकती है। चॉन मिन हू और उनकी टीम ने सरगैसम के अध्ययन में पाया कि उसमें आर्सेनिक धातु के अंश मौजूद थे। We do not have enough Sargassum samples. हमारे पास सरगैसम के पर्याप्त सैंपल नहीं है जिसके आधार पर निश्चित तौर पर कुछ कहा जा सके।
लेकिन तट के नजदीक सरगैसम में प्रदूषण के अधिक तत्व थे, जबकि बीच समुद्र में वो कुछ कम थे। मगर कई जगह सरगैसम में आर्सेनिक की मात्रा सुरक्षित स्तर से अधिक थी। पिछले 5 सालों में सरगैसम की मात्रा पहले से कहीं अधिक रही है। अगले साल ये और बढ़ेगी या नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन अनुमान है कि आने वाले 5 या 10 सालों में इसमें वृद्धि होगी। पार्ट 2, शैवाल के कुछ फायदे। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डेविड फ्रीस्टोन, जो द सरगैसम सी कमीशन के कार्यकारी सचिव हैं। उनका मानना है कि सरगैसम समुद्री जैव विविधता के लिए बेहद फायदेमंद है। सरगैसो सागर कहाँ स्थित है? ये अटलांटिक में बरमूडा द्वीपों के गिर्द फैला हुआ है। लोग समझते हैं कि बरमूडा कैरिबियन द्वीप समूह का हिस्सा है, मगर वो दरअसल अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के स्तर पर उत्तर में स्थित है। हम इसे बिना सीमा वाला सागर भी कहते हैं। बरमूडा के इर्द गिर्द पानी लगभग 4000 मीटर गहरा है। अब चूंकि सरगैसो शैवाल पानी की सतह पर तैरते हैं, तो उसके नीचे कई किस्म की छोटी बड़ी मछलियां रहती हैं। कछुए और अन्य समुद्री जीव पलते हैं। सरगैसो के समुद्री कछुए लुप्त प्राय करार दिए जा चुके हैं और वो सरगैसो की वजह से बचे हुए हैं। ये पूरा तंत्र सरगैसम के कारण फलता फूलता है। सरगैसम को मानव गतिविधियों से खतरा उत्पन्न हो रहा है। सरगैसो सागर के एक तरफ यूरोप है और दूसरी तरफ अमेरिका है। ये एक प्रमुख जलमार्ग है। नौकाओं की वजह से सरगैसो सागर में सरगैसम की विशाल चादरें टूट गई हैं। नौकाओं की आवाजाही का उन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। सरगैसम को दूसरा बड़ा नुकसान मछली उद्योग से हुआ है। When we started this project in 2010, there was very little fishing activity. 2010 में जब हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, तब इस क्षेत्र में मछली पकड़ने की गतिविधियां काफी कम थीं। पिछले 5 सालों में इसमें बड़ी वृद्धि हुई है। कई समुद्री जीव स्क्वीड पर पलते हैं। पूर्व में चीन ने सरगैसो सागर में स्क्वीड पकड़ने के अपने उद्योग को 3 गुना बढ़ा दिया है। इसलिए सरगैसो का इकोसिस्टम बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ये तो बात हुई बीच समुद्र के पानी के स्थिति की, मगर जब समुद्री शैवाल तटों पर पहुंचता है तो स्थितियां कुछ और ही बन जाती हैं। पार्ट 3, शैवाल से नुकसान। हमारी तीसरी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मैरी लुई फेलिक्स, जो मरीन बायोलॉजिस्ट यानी कि समुद्री जीव वैज्ञानिक हैं और सेंट लूसिया के सर आर्थर लुइस कम्युनिटी कॉलेज में पर्यावरण विज्ञान के प्रोफेसर हैं। वो कहती हैं कि बचपन से ही सेंट लूसिया के तट पर वो सरगैसम देखती आई हैं, मगर अब इसका स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। However, this seaweed is different. ये एक अलग किस्म की प्रजाति है। सेंट लूसिया में सरगैसम की समस्या 12-13 सालों से रही है, लेकिन जून से नवंबर महीने के बीच सरगैसम की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। डॉक्टर फेलिक्स का मानना है कि 2023 में स्थितियां इतनी खराब नहीं हुई जितनी कि 2-3 साल पहले थी। 2 साल पहले समुद्री तट से 30 फीट दूर तक सरगैसम की घनी परत फैल गई थी और जब ये सड़ने लगता है तो उससे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का उत्सर्जन होता है, जिसकी दुर्गंध सड़े हुए अंडों जैसी होती है। इतना ही नहीं, इससे आंखों में जलन हो सकती है, सर चकराने लगता है, सर दर्द होता है, सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है या फिर पेट भी खराब हो सकता है। इस सरगैसम में छोटी मछलियां फंसकर सड़ने लगती हैं। Because at some point the waves cannot deposit any more तट पर इतना सरगैसम इकट्ठा हो जाता है कि उसकी कई फीट लंबी घनी दीवार बन जाती है। कई छोटी मछलियां और दूसरे छोटे समुद्री जीव इसमें फंसकर सड़ने लगते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि सरगैसम की सड़ांत इससे कितनी तीव्र हो जाती है। इससे तट के आसपास जीवन बुरी तरह प्रभावित होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड हवा में घुलकर पानी की छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाता है, जिससे घरों में इस्तेमाल होने वाले कई महंगे उपकरणों में जंग लगने लगता है या फिर वो खराब हो जाते हैं। 3 साल पहले मैं एक सर्वेक्षण कर रही थी। तब कई लोगों ने कहा कि उनके फ्रिज
टीवी, कूलर और म्यूजिक सिस्टम जैसे इलेक्ट्रिक उपकरण खराब हो रहे हैं। यहाँ रहने वाले अधिकांश लोग गरीब हैं और उनके लिए ये बड़ा आर्थिक नुकसान है। मछुआरे समुद्र में नहीं जा पाते क्योंकि उनकी नौकाओं के इंजन खराब हो जाते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर है। यहाँ पर याट और लग्जरी नौकाएं आती हैं। यहाँ के अधिकांश होटल समुद्री तट पर बने हैं। सरगैसम से आने वाली दुर्गंध की वजह से लोग होटल में नहीं रहना चाहते। इससे पर्यटन पर बुरा असर पड़ा है। पर्यटन के प्रभावित होने से उससे जुड़ा रोजगार भी प्रभावित हुआ है। सरगैसम को हटाने के लिए 3 काम किए जा सकते हैं, जो कि उसकी मात्रा पर निर्भर करते हैं। अगर सरगैसम छोटी तादाद में इकट्ठा हो रहा है तो उसे वहीं छोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर बड़ी मात्रा में सरगैसम तट पर जमा हो रहा है तो उसे हटाने के लिए ट्रकों का इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए हजारों डॉलर खर्च करने होंगे। साथ ही आम लोगों को भी इसकी सफाई में शामिल होना होगा। सरकार के लिए ये खर्च उठाना मुश्किल है। सरगैसम में नमक काफी होता है, इसलिए उसे जमीन पर नहीं डाला जा सकता, क्योंकि इससे खेती की जमीन की गुणवत्ता खराब हो जाएगी। कैरिबियन क्षेत्र में फ्रांस के कई द्वीप हैं, इसलिए वो सरगैसम की समस्या से निपटने के लिए शोध कार्य में पैसे लगा रहा है। अमेरिका में भी इस विषय पर काफी रिसर्च जारी है। There's a lot of research being done on determining. ये जानने के लिए भी काफी रिसर्च चल रही है कि सरगैसम का क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या इसे खाद या बायोगैस के बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या इसे साफ करके पशुओं के आहार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? ये क्षेत्रीय समस्या है और कई शोध संस्थान और विश्वविद्यालय इस पर शोध कर रहे हैं। ये तो बात हुई सरगैसम के तट पर पहुंचने और उससे निपटने की, लेकिन क्या इसे वहां पहुंचने से रोका जा सकता है? पार्ट 4, सागर में एक बूंद। हमारे चौथे एक्सपर्ट प्रोफेसर अजीत सुब्रमण्यम कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लेमोट डोहार्थी अर्थ ऑब्जर्वेटरी के साथ काम करने वाले जीव वैज्ञानिक हैं। वो कहते हैं कि सरगैसम को तटों तक पहुंचने से रोकने की जरूरत है, और वो कहते हैं रोबोटिक प्लेटफॉर्म की मदद से पानी पर तैरते सरगैसम को तट पर पहुंचने से पहले ही जमा करके समुद्र के तल में डाला जा सकता है। We believe that we can sink up to 100 tons. रोबोटिक प्लेटफॉर्म्स की मदद से हम हर रोज 100 टन सरगैसम समुद्र के तल में डाल सकते हैं। हमें लगता है कि इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। हमने इस दिशा में कुछ काम किया है और समझने की कोशिश की है कि कितनी मात्रा में सरगैसम को समुद्र में कितनी गहराई में डाला जा सकता है ताकि गैस मॉड्यूल फटे नहीं। इसके गैस मॉड्यूल के फटने से जो गैस निकलती है उसके बल पर सरगैसम पानी पर तैरता रहता है। अगर गैस मॉड्यूल के फटे बिना सरगैसम को समुद्र की गहराई में ले जाया जाए तो पानी का दबाव सरगैसम को नीचे धकेल सकता है। ऐसा करने के लिए सरगैसम को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। One other bit of research that I think is necessary is to actually. हम रिसर्च के जरिए ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सरगैसम को समुद्र तल में 2000 मीटर की गहराई में डाला जाए तो उसका असर क्या होता है। वहाँ उसे सड़कर विघटित होने में कितना समय लगता है, वो कितनी ऑक्सीजन सोखता है और समुद्र तल के पर्यावरण पर इसका क्या असर होता है। सरगैसम से जो जहरीली गैस निकलेगी उसका असर क्या होगा। मुझे लगता है कि समुद्र तल में पानी की करंट की वजह से सरगैसम से निकलने वाले जहरीले तत्व डाइल्यूट हो जाएंगे, यानी उनकी तीव्रता कम हो जाएगी। मुझे लगता है कि हर हालत में समुद्र तट पर बड़ी मात्रा में सरगैसम के इकट्ठा होने की तुलना में ये कम नुकसानदेह होगा। लेकिन ऐसे कई सवाल हैं जिनके हमारे पास अभी ठोस जवाब नहीं है। हमारे पहले एक्सपर्ट चॉन मिन हू ने पता लगाया था कि अटलांटिक के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सरगैसम में लगभग 3.5 लाख टन कार्बन मौजूद है। क्या इसे पानी की सतह से हटाकर समुद्र की गहराई में डालने से पर्यावरण पर कोई असर पड़ेगा? वैज्ञानिकों के समक्ष प्रश्न ये भी है कि क्या ये पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन कम करने में मददगार साबित हो सकता है? This is really something that we want to understand both in terms. ये ऐसे अहम सवाल हैं जिनके जवाब हम ढूंढना चाहते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि समुद्र तल में 100 या 200 साल तक सरगैसम के पड़े रहने से क्या असर होगा, कितने समय में उससे कार्बन का उत्सर्जन होगा। हमें इसे गंभीरता से समझना होगा। और ऐसा भी नहीं है कि समुद्र में एक ही जगह पर हम 10 लाख टन सरगैसम डाल दें। जिन जगहों पर ये पाया जाता है, जैसे कि बारबाडोस, एंटीगा और पोर्टोरिको,
वहां से उसे इकट्ठा करके छोटे हिस्सों में अलग जगहों पर डालना होगा। जाहिर है समुद्र तल पर धीरे धीरे इसका असर होगा, मगर हम ये तो जानते हैं कि समुद्र तट पर इसका कितना बड़ा असर पड़ रहा है। हमें दोनों परिणामों को देखकर चुनना पड़ेगा कि नुकसान किस बात से कम होगा। तो लौटते हैं अपने मुख्य प्रश्न की ओर कि समुद्री शैवाल यानी सरगैसम से आखिर निपटा कैसे जाए। पानी में तैरते सरगैसम पर कई समुद्री जीव पलते हैं, लेकिन मछली उद्योग और नौकाओं की आवाजाही से उसे खतरा पैदा हो रहा है। जिन देशों के तटों पर सैकड़ों टन सरगैसम बहकर जमा हो जाता है, वहां के समुदायों की सेहत ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। समुद्री शैवाल की समस्या के हल के लिए कई वैज्ञानिक और संस्थाएं शोध कर रही हैं, पर एक बात साफ है कि स्थितियां विकट होती जा रही हैं और जल्द ही इसके समाधान की जरूरत है।